जाती है। ये हाल तो मेरे साथ में है, मैं भानु प्रताप सिंह, मेरे साथ में है कि जब सरकार के कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 साल डीजल की गाड़ी चला सकता हूं, नहीं तुम पॉल्यूशन के नाम पर कैसे रोक सकते हो इसे? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हालात इतने गंभीर है कि अब जन आंदोलन के अलावा ना तो सरकार की अकल ठिकाने आएगी, ना ही अदालतें समझेंगी, और ना ही कुछ देश में सुधरने वाला है। इस बात को आप समझिए, ये पीड़ा हमारी बहुत है, जितना आपको महसूस हो रही है हमें भी महसूस हो रही है। और जो लाखों गाड़ियां खराब होंगी, ये सीधा सीधा है, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, इस सारे के सारे पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। 2.5 लाख गाड़ियां अगर हटा दी जाएंगी तो 2.5 लाख गाड़ियां नहीं ली जाएंगी ना। अगर आप मुझसे कहोगे चाहे जैसे भी हो, मुझे चलना है, दौड़ना है, तो गाड़ी लूंगा नहीं लूंगा, तो उससे पूंजीपतियों की जो पूंजी है वो बढ़ेगी, उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उनकी गाड़ियां बिकेंगी। ये सारे के सारे सब मिले हुए हैं एक जगह, और ये मिलकर इस देश को निचोड़ रहे, इसका खून चूस रहे हैं। दिक्कत हमारी ये है, और अदालत भी उनके साथ में खड़ी है। तो ये रूल है, इसको खत्म करो। बाकी की जगह में हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई होती है, मणिपुर में कुकी मिठाई के साथ लड़ाई करवा दिया है, उसको बंद करो। और मणिपुर को तोड़ने के लिए आप लोगों ने साजिश किया है, इसको बंद करो। और ये बंद होने के लिए जितना भी उसके पास में बंदूक है, उसके ऊपर में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में एक्शन लिया जाए, इसके लिए आप लोगों को भी हाथ सहयोग चाहिए। और कपिल जी और हमारा बर्ला जी और भानु प्रताप जी ने हमारा साथ दिया था, उनने हमको महसूस किया कि आप अकेले नहीं हो। भारत कहीं जगह पे सब चुप रहे, कभी उन लोगों ने हमारे साथ दिया है। हम उसमें विश्वास है कि आप लोगों भी उसमें साथ रहेगा। और ये मैसेज आए कि मणिपुर का इशू है, मणिपुर का नहीं है, ये डेमोक्रेसी का इशू है, ये सेकुलरिज्म का इशू है, ये प्लूरलिज्म का इशू है। मणिपुर के अंदर में और किसी भी जगह पे कोई धर्म के नाम पे, कोई कम्युनिटी के नाम पे कोई देश नहीं बनेगा, क्योंकि ये भाईचारा का वो रखना ही है। ये 10 दिसंबर में अभी इसीलिए इस संगठन में हम लोगों ने भी जोड़ेंगे, और जितना भी इस आवाज को सुनेंगे, आप लोग 10 तारीख को तालकोतरा में आइएगा, हम भी आएंगे, और हम सब मिलके ये नाइंसाफी और ये सरकार का पैमानी और तानाशाही के ऊपर में हम साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू। साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज यहाँ अभी 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी कपिल जी से, और मैं तकरीबन धन्यवाद करता हूं भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप जी का। इनका मैं देखता रहता था कि इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन, अगर हिंदुस्तान में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है तो भानु प्रताप जी को इसका श्रेय जाता है। और इन्होंने इस आवाज को सही कहा कि विपक्ष ने कभी भी इस आवाज को नहीं उठाया। लेकिन मैं आज एक बात कहता हूं कि आज मेरा सौभाग्य है, हम दोनों भाई मिले हैं, कि भानु प्रताप जी, आपको मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं कि किसान यूनियन आपके साथ कदम से कदम मिला करके हर आंदोलन में साथ रहेंगे। तय किया। आज भी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर, सबके घर पे सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। सच्चाई है कि ये सरकार क्या सरकार है। ये सरकार का तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार इतनी डरी हुई है, कहीं भी इसको जब पता लगता है कि कहीं प्रोग्राम है तो शाम को पुलिस को भेज देते हैं। और ये सरकार सही मायने में 13 महीने का जो आंदोलन रहा, उस आंदोलन में पूरे भारत का किसान एकजुट हुआ। और सच्चाई है कि 750 किसान शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने एक बार भी उन शहीदों के बारे में कभी एक बार भी एक लफ्ज नहीं कहा कि इस देश के किसान 750 किसान शहीद हुए। आज सच्चाई है, मैं एक बिल्कुल साफ बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसे निर्भीक नेता, मजबूत
जैसे हमारे बीच में भानु प्रताप जी हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मैंने इनको देखा है और इनको देख करके मुझे भी लगा, किसान आंदोलन भी देखे हैं, लेकिन अगर भानु प्रताप जैसे हम 10 आदमी हो जाएं तो मैं ज्यादा बड़ी बात में यही कहूंगा कि सरकार को चर्चा करने का काम कर देंगे पूरे देश में। आज मैं ये भी कह रहा हूं, हमारे जो साथी आए हैं यहाँ, हर जिला अध्यक्ष बुलाया है कि 10 तारीख को आप आराम से बिल्कुल जो बात कही है कि आगे का भविष्य, बच्चों का भविष्य, ये जो लोकतंत्र का गला घोट करके सरकार बनी है, ये सरकार नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, देश को बेचने के लिए सरकार बनी हुई है। यहां आज क्या हो रहा है, आज देख लीजिए गांव में अभी किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, इधर पंजाब से किसान चला वो रोक रखा है, ग्रेटर नवेड़ा जो भी किसान है दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कब तक आप रोकोगे इस देश में। मुझे तो ये लग रहा है कि देश में ये हाल होगा जो अभी वो शेख हसीना आई थी ना अपने जो वहां से बांग्लादेश की, ये हालात हो जाएंगे इस देश में। ये मोदी और ये भाग ना जाए और इस देश की जनता सड़कों पर आने का काम करेगी। ये मुझे लग रहा है कि हर जगह कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी कहीं भी देश में, हम ये कह रहे हैं हरियाणा से हूं मैं, ये लग रहा था 70 सीट 65 सीट कांग्रेस जीत रही है और चुनाव विपरीत हुआ। बैलेट पेपर जब चला 10 बजे तक तो कांग्रेस 72 पे पहुंच गई और जब जैसे ईवीएम खुली तो ईवीएम खुलते ही कांग्रेस 37 पे आ गई। यही हाल महाराष्ट्र में हुआ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही बेईमानी करते रहेंगे तो भाई ये कैसे जाएंगे, ये तो हटेंगे नहीं। ईवीएम का हर जिले में हर जिला अध्यक्ष अपने ज्ञापन दे और विरोध प्रदर्शन करे, हर जिले में हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं, कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो ये देश सच्चाई में, देखिए एक चीज है, कर लीजिए आप, कितना करेंगे आप। हमें उम्मीद थी कि सरकार नहीं बनेगी, महाराष्ट्र में भी नहीं बनेगी और इनका रोक कट जाएगा। इनका रोक कहाँ कट रहा है, तो फिर ये चोर मंडली पीछे आगे करके खरीद फरोख्त की सरकार बना के फिर बैठे। करोड़ों रुपया पकड़ा गया, पता लगा होटलों में करोड़ों रुपया पकड़ा गया, कोई एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जहां इनके लोग खरीद फरोख्त करते वहां कोई एक्शन नहीं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र का राज नहीं है। इस देश में आप लोगों को, हम लोगों को, भाई किसान भी जवान भी, और इनसे तो हर आदमी दुखी है कि ये इस देश में जो इन्होंने खेल रचा है, 1500 रुपए डाल दिए खाते में, जब चुनाव आएगा 2 महीने पहले पैसे डाल देंगे। और जो भी लोग हैं जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया। मैं ज्यादा बड़ी बात यही है, आपके जेवर में आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। और ये कानून जब बना था भूमि अधिग्रहण का, तो मेरे ख्याल में जब कांग्रेस सरकार थी, इतना बढ़िया कानून जब ये बनाया था, उस कानून में आज भी जबरदस्ती जमीन जो 20 साल से जो अधिग्रहण हुई पड़ी है, जिन्होंने कंपनियों को दी है, आज तक वो ली नहीं है और सरकार कौड़ियों में लेकर के लाखों में बेच रही है उस जमीन को। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये सरकार का लिया और कोई नहीं कर रहा। और इसका मैं ये कह रहा हूं, हमारे भी चाटुकार कुछ लोग हैं, उनको ये लोग साझी कर लेते हैं अपने साथ। जो किसान के बीच में मक्कार टाइप के लोग जो हैं, वो जो जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये श्री राम की औलाद है सब। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब सब भाई भाई मिलकर रहेंगे तो ये देश मजबूत होगा। कटोगे बटोगे छटोगे ये चलने वाला यहाँ इस देश में तो नहीं चलेगा ये। और हम एक ही बात कह रहे हैं, बस भाईचारे को मजबूत करो। और इस संगठन में आज मोर्चा जो है, इसमें हम एक बात है, भाई सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे जो भी जिले से है, पूरी ताकत के साथ 10 तारीख को यहाँ
ये आर पार का मामला है। 10 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में आप लोग 10 तारीख को सुबह सुबह पहुंच जाओ। रात को चल दो जो दूर से आने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी आपकी लड़ाई है और इस देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें हम सब लोग भाई बिल्कुल मिलकर के साथ ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान। कपिल जी, सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे किसान नेता भानु प्रताप जी, डीसी कपिल जी और कई लोग जो अभी उधर बैठे हैं, वीरपाल मलिक जी, राणा जी। ये बहुत बड़े जिम्मेदार लोगों का संगठन आज बना है। आज इसकी बड़ी जरूरत थी। आज देश के हालात, आज जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके बैठी है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। अगर हरियाणा में चुनाव होता है तो वहां हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इसलिए वहां 35 को 1 से लड़ाओ। जब वो कहीं और चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव जब होता है तो वहां तो सरकार छीन ली भी जाती है। इससे पहले वाली सरकार छीन ली गई, विधायक खरीद लो। बहरहाल आज जो सत्ता में बैठे हैं इनकी स्थिति ये है कि एक छोटे से शेर के साथ मैं अपनी बात कह दूं। रात इंदौरी का शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं। सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। लेकिन दोस्तों, इस शेर का अगला पहलू ये भी है कि जुर्म का दौर है, बहुत दिन नहीं रहने वाला। खून मजलूम है, ज्यादा नहीं बहने वाला। इन अंधेरों को चीरता हुआ इंकलाब आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। तू अगर रावण है तो राम भी जरूर आएगा। तू अगर कंस है तो कृष्ण भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, वो दौर आने वाला है। इतना बड़ा मोर्चा ये तैयार हुआ है। आज की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अगर मेरे किसी ने थप्पड़ मारा है तो मेहदी हसन के थप्पड़ क्यों मारा है या थप्पड़ मारा है, ये भी कहने को तैयार नहीं। सिर्फ वोट लेते हैं, सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। और जब कोई बात होती है तो उन्हें ये नजर आता है कि अगर हम इसके लिए कुछ कहेंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएगा। सिर्फ ये सोच के वो लोग बैठे हैं, वोट लेने के लिए सारी बातें कर देंगे। लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं, जब वो सरकार, जब ये बीजेपी, जब ये देश में आग लगाना चाहती है, तो ये लोग, इनके मुंह में दही जम जाती है। ये लोग नहीं बोलते। और आज तो बड़ा आसान तरीका निकाल लिया है। आज तो इतना आसान तरीका निकाल लिया कि कोर्ट एक एप्लीकेशन लेके जाओ और किसी भी बिल्डिंग को खुदवा दो, चाहे वो बड़ी मस्जिद हो, चाहे वो, और हद ये हो गई, जिस अजमेर की दरगाह पे हर साल 10 साल से यही प्रधानमंत्री चादर भेजता है, उस अजमेर की दरगाह पे इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। इससे ज्यादा कोई हद हो सकती है? हम किसी छोटी मस्जिद की, किसी और की जगह की बात कर सकते हैं, चलो भी हो सकता है कोई विवाद रहा हो। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं, हमारे साथ वीरपाल मलिक जी बैठे हैं, हमारे साथ जो कानून के जानकार है वो बैठे हैं। जब एक बात तय हो गई कि 1947 के बाद जो धर्मस्थल जिस तरह से है उसी तरह रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर कौन से कानून के तहत आप ये काम करते हो? तो दोस्तों, इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए आज हम लोग ये आंदोलन करने के लिए चले हैं। ये 10 तारीख को, 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में हमारा ये प्रोग्राम है। मैं आह्वान करता हूं देश के सभी लोगों से, सारे माइनॉरिटी से, सारे मुस्लिम समाज से, सारे अपने समाज से, कि आप लोग आए और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। उसके बाद यहाँ हम आज तालकटोरा जा रहे हैं, इसके बाद उसके आगे भी हमारे कुछ प्रोग्राम होंगे। उससे लगातार 2 महीने हम जो है इनको, क्योंकि
दिल्ली में जो है चुनाव आने वाले हैं, फरवरी में मेरे ख्याल चुनाव है, तो हम क्या मतलब यहीं से शुरुआत करेंगे और दूध का दूध पानी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लिहाजा क्योंकि बहुत और सीनियर लोग बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा न कह के सिर्फ एक शेर और कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। जो न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहां पर मिलती है नदियां जो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में मगर नुकसान सबका है। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल धन्यवाद है इस बात का कि आज प्रेस क्लब में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं। मैं बहुत ही बड़ी विडंबना है आज के जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं पूरे देश में, किसी भी पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि कोई 25-25, 30-30, 40-40 साल टेम्परेरी रेगुलर जॉब करे। जब गवर्नमेंट का संविधान में भी लिखा है कि एक पद एक वेतन, जब एक पद पे आदमी काम करता है तो उसका वेतन भी एक ही होना चाहिए। एक को मिल रहे हैं 50,000, 60,000 और एक को मिल रहे हैं मात्र 15,000। आप सोच के देखिए उन सफाई कर्मचारियों का कैसे गुजारा होता होगा जिनको 15,000 में मिलते हैं इस महंगाई के दौर में। ये गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी के तहत काम करती है या कोई पार्शलिटी है स्पेशल वाल्मीकि समाज के साथ इनकी, जो ये इनको पक्का नहीं करना चाहते, इनको ऊपर लेकर नहीं आना चाहते। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो भी भूमिहीनों को रहने के लिए प्लॉट दिए गए थे, खेती करने के लिए 1 किला जमीन दी गई थी, उसको रेडियोलॉजी नहीं करते, ये हमेशा डराते रहते हैं ये तो वापस ले ली जाएगी जमीन तुम्हारे से, ये प्लॉट तोड़ दी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-4 बातें जो संविधान कहता है उसको क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूं ताकि देश की जनता और दिल्ली के लोगों को पता चले। नंबर 1, देश के संविधान में सरकार किसी के बाप की नहीं है। 2 टाइप की सरकार देश में है, बल्कि 3 टाइप की, 3 तरह की व्यवस्था है डेमोक्रेसी में। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश की सरकार। वो देश की सरकार में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं संख्या के आधार पे। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका लीडर सीएम या पीएम हो जाता है। बस इसलिए एक तो समाज से ये गायब हो जाना चाहिए ये बातें कि बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या अरविंद केजरीवाल की सरकार या मोदी की सरकार, ये बदमाशी है, ये व्यक्तिवाद है, ये तानाशाही है। हम इसके खिलाफ हैं और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इस पर ध्यान रखो, नई पीढ़ी को जागरूक करो, किसी के बाप की सरकार नहीं है। जो ये प्रोग्राम है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के तरफ से, हम सब साथी इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारा संविधान भी ये कहता है पॉलिटिकल पार्टियों को इस वजह से पहचान दी गई कि ताकि वो देश में सब लोग कंपटीशन करके या सब लोग समाज में जाके समाज के लोग तय करें उनको किस तरह की व्यवस्था चाहिए और किस तरह के प्रतिनिधि चाहिए, किस तरह की पॉलिसी बनाएं ताकि देश में प्रियम्बल के हिसाब से काम हो सके। प्रस्तावना में हमारे देश का उद्देश्य लिखा हुआ है, ये देश किस दिशा में बढ़ेगा। पूरे संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं उन सब को जिस तरह से मदारी के इशारे पे बंदर नाचता है, इसी तरह से प्रियम्बल में वो चीज है, ताकत है, जिसके हिसाब से सारी सेक्शन जो उसके अंदर आर्टिकल है उसकी परिभाषा, उसको परिभाषित उसी तरीके से करना होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। और देश के लोगों को उसी तरीके से कानूनों को और पॉलिसी को समझना चाहिए। क्या कहता हमारा प्रस्तावना, हमारे संविधान क्या लक्ष्य है। और सरकारों की ड्यूटी भी यही है जो सरकार में व्यवस्था में बैठे हैं। सरकार मानवीय व्यवस्था का नाम है, किसी तानाशाह या जैसे अंग्रेजों की सरकार, फलाने राजा की सरकार, ये सरकार सुरकुर सरकार नेगेटिव शब्द है। फिल्मों में भी गुंडे मवाली या इस तरह के जमींदार को सरकार बोलते हैं, जहाँ गरीब आदमी उसके सामने भीख मांगता, आप मेरी सरकार हो। तो यहाँ कोई किसी के बाप की सरकार नहीं। सरकारें खत्म हो गई थी, सरकारें हमने खत्म कर दी थी 47 से पहले। तो उसके बाद है मानवीय व्यवस्था। और संविधान का सारा मकसद ये है
कि देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित हो। अब दिल्ली में भी जो सरकार आई थी वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, उन्होंने मानवीय व्यवस्था की बात नहीं की। व्यवस्था परिवर्तन का तो वही ढोंग है कि किसी और की जगह मैं बैठ जाऊं। दिल्ली में भी मैं देखता हूं बसों के पीछे एक आदमी का फोटो लगा हुआ है, देश के पेट्रोल पंपों पे देखते हैं एक आदमी का फोटो लगा है। दोनों इंडिविजुअल तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, इनका इलाज करना जरूरी है, वरना ये देश नपुंसक हो जाएगा। नपुंसक बनाने में सब लोग जिम्मेदार हैं, ये कर ही नहीं सकते ये काम। और हमारे यहाँ पर संविधान किसी सीएम और पीएम या चीफ जस्टिस किसी को पावर नहीं देता। पावर हाउस केवल और केवल एक ही पावर हाउस है, वो है देश की जनता, 140 करोड़ लोग। बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित जो कानून है या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके आधार पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करनी होती है मानवीय व्यवस्था के लिए। और मानवीय व्यवस्था ये है जहां 140 करोड़ लोग एक दूसरे को अपने बराबर समझ पाए, इस तरह की शिक्षा, इस तरह की व्यवस्था। अभी तक इस देश में एक दूसरे को हम मानव नहीं समझ पा रहे। हमारा संविधान सिटीजन की बात करता है, सिटीजन देश से शुरू होता है, राज्य में गांव तक। ये जाति की बात और ये रिलीजन की बात सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे के पायदान पे है। और आज हम पहचान किस चीज की, हम एक दूसरे को पहचान रहे, जाति के नाम पे या रिलीजन के नाम पे। और जो ढोंग चल रहा है देश के अंदर, जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये तानाशाही है क्योंकि अंग्रेजों ने एक धारा 144 बनाई थी ताकि जब लोग इकट्ठा हों, और वो पावर किसको दी? सरकारी मुलाजिम को, जजों को पावर नहीं है। वो सरकारी मुलाजिम है जिसका नाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रख देते हैं कानून के तहत। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वही कानून आज तक चल रहा है। ये सुशासन के ठेकेदार ना उसको बदल पाए, ना बदलने की बात करें। और दिल्ली में भी जो है ये उसी शासन मानसिकता का छोटा बेटा है, छोटा स्वरूप है। वो मानसिकता मानवीय मानसिकता नहीं है। एक आदमी कहता मैं राम को ले आया हूं, एक ड्रामेबाज तो ये काम करता है, दूसरा ड्रामेबाज कहता है मेरे को हनुमान जी ने बचा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में धक्के क्यों खा रहा था? भाई हनुमान जी बचा देते। कितनी बार चिल्लाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के लोगों को तो जमानत कोई भी 20 बार रिजेक्ट होके 21वीं बार मिली जाती है सबको। उसके बावजूद भी जो लोग इनको पैरवी कर रहे थे, इनके लिए पैरवी बहुत लोग कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, जब सरकारें आए उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। मगर आम आदमी की कौन करेगा? हम आम आदमी के लिए बोल रहे थे और हम केजरीवाल के लिए भी बोले, सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल जस्टिस की गारंटी संविधान देता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आवाज उठाई, फिर कोर्ट को भी समझ में आया, फिर इनके सो कॉल्ड वकील जो हैं उन्होंने भी वो बात रखी और इलेक्शन के दौरान उस आदमी को जमानत मिली। बात यहाँ केजरीवाल नरेंद्र मोदी की नहीं है, भागीदारी की बात है। क्या देश के अंदर जो भागीदारी है, डेमोक्रेसी में एमएलए एमपी बनके मंत्री बनके ही नहीं होता, लगातार देश के लोगों की बात सुननी होती है। जो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनको लोगों की बात सुन के ही अपने सदन में रखनी होती है। कितने लोग ये बात सुनते हैं? कितने लोग अवेलेबल होते हैं समाज को? उनको लगता है इनसे क्या लेना देना है, इनको पैसे दे देंगे, मशीन में गड़बड़ कर लेंगे, टिकट तो मेरे को पार्टी देगी। इसलिए दिल्ली के दरबारों में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, लखनऊ के दरबारों में लोग हाजिरी लगाते और डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करती लोग करें। संविधान ऐसा नहीं चाहता। तो साथियों, राष्ट्रीय भागीदार मोर्चा न केवल देश की राजनीति में, राज्यों की राजनीति में भी, और इवन मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो आधार है सबसे मजबूत, वो है आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पार्षद। और इन तीसरे नंबर पे जो है असली है, जैसे रेल के डब्बे में 3 सीट होती हैं, सबसे नीचे वाली महिला को या बुजुर्ग आदमी को मिलती है ताकि उसको सुविधा रहे। सबसे नजदीक जो भी है डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी के लीडर है, जो प्रतिनिधि है, वो है ग्राम पंचायत में, नगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में। और इन सारे राज्यों ने, इसमें दूसरे राज्य सरकारें भी शामिल है जो अलग अलग पार्टियां चलाती हैं, बीजेपी तो शामिल है ही है। क्या है, आज भी किसी एमएलए को, किसी एमपी को कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, सिर्फ स्पीकर और सभापति के या विधानसभा के अध्यक्ष के, वैसे कोई सस्पेंड नहीं कर सकता अफसर। मगर आपके पार्षदों को, आपके पंचों को, सरपंचों को, जिला परिषद के मेंबरों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, इन्होंने बिल्कुल मदारी का बंदर इन लोगों को बना लिया और डेमोक्रेसी की हत्या। दिल्ली में ये भी बहुत बड़ी हत्या हुई, सारे नगर निगम एक कर दिए। अरे नगर निगम तीसरे लेवल का तो ये मतलब है कि इतनी संख्या होनी चाहिए लोगों की, डायरेक्ट आपके प्रतिनिधि आपसे मिल सके। अब पार्षद ही एमएलए जैसे हो रहे हैं,
आप लोगों की हेल्थ खराब होती है, जैसे माइक लगा के आप करते हैं। दूसरा, इस तरह की बातें कहते हैं, जैसे उसने गैलीलियो ने कह दिया धरती घूमती है, तो पादरी और फादर बोले ये तो बदमाश है, बाइबल के खिलाफ बोलते हैं, इसको फांसी की सजा दो। और तो उसने लोगों के समझाने से माफी मांग ली, मेरी जान छोड़ो भाई, जो तुम चाह रहे हो ऐसी ये नहीं घूमती, जैसी तुम्हारी किताब कह रही है ऐसे कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। तो उसका पीछा छूटा था और आज पूरा क्रिश्चियन समाज समझ गया कि बाइबल में ये कुछ नहीं है, ऐसी बातें बहुत सारी चीजें वो हैं जैसी समझ लोगों की थी ऐसी किताबें लिख दी। हमारा संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा डॉक्यूमेंट है। जिंदा डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? उसको हम अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने ज्ञान के आधार पर। रिलीजियस बुकों को हम बदल नहीं सकते, जिसने जो लिख दी एक कॉमा लाइन हम हटाएंगे लट बजेगा। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं है, मानव जाति लिविंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलेगी। देश का सबसे इकलौता रिलीजियस अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो है संविधान, और संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, संविधान के हिसाब से चल नहीं रहा। इसीलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से ये प्रोग्राम है। और जैसे भानु भाई ने बताई बात, 10 तारीख को जरूर बिल्कुल ये डिक्लेयर करने की भी जरूरत है। हम सब लोग चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से अगर छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टियों में जो अपोजिशन में जो लोग हैं, बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं बेचारे, पैसा इतना इकट्ठा कर रहे हैं जैसे वो चिड़िया या कोई और अंडे देख उस पर बैठी रहती है, उसकी जान चली जाए, वो अपने उस पैसे पे बैठे, भ्रष्टाचार के पैसे पे, वो इधर उधर नहीं जा सकते, लोगों में जाने में भी शर्माते हैं, हिम्मत नहीं, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर ये देश के लिए काम शुरू करना पड़ेगा। देश हम सब के साथ है, देश अंदर से इन मुद्दों के साथ है, इसलिए वो घोषणा करके ये काम हमें ही करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों का भरोसा छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टियों की बकौती नहीं है देश, जो वो करेंगे तब ये देश चलेगा। देश में गड़बड़ हो रही है मशीनों से। आज की सरकार चोरी चकारी की सरकार है, हरियाणा में चोरी चकारी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी चोरी चकारी की सरकार है। जब सरेआम डाका टल रहा है तो देश तो साथ है, कोई अगुवाई तो करे, कोई बंदड़े तो बढ़े, तो देश तैयार है इस बात के लिए। और थैंक यू वेरी मच। और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा जो 10 दिसंबर को तालकोटरा स्टेडियम में होने जा रहा है, उसके लिए, और मैं दिल्ली प्रदेश का जो है ये ऑल इंडिया कोरियर कोरी समाज का मैं चीफ ऑडिटर हूँ, और पूरी दिल्ली से जो है हम इसको पूरा जो सहयोग देने के लिए, और कम से कम मैं 250 लोगों को लेके आ रहा हूँ वहाँ, ताकि जो है इस मोर्चे को सफल बनाया जाए। और जो मुख्यमंत्री साहब है और जो प्रधानमंत्री साहब है, इनकी जो आदत आई, जो ये जो इनजस्टिस कर रहे हैं हम लोगों के साथ, उसका हम भरपूर उसका विरोध करते हैं। और हम जो है संगठन को बिल्कुल जो है तन मन धन से जो है हम सहायता करने के लिए तत्पर है हमेशा, हम और हमारा परिवार और हमारा समाज जो है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भारत की राजनीति जो है स्वच्छ और निर्मल हो। उसके लिए किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि ये, लेकिन वो चाहते नहीं है। हर एंगल पे कभी चुनाव की जो ये ईवीएम मशीन है, और कभी जो है भ्रष्टाचार का राजनीति, शिक्षा में, रोजगार में, हर जगह जो है इन्होंने जो है अपना सिक्का ऐसे जमाया। और ये चाहते नहीं है कि कभी जीवन में इनके जो है, क्योंकि सपने में भी नहीं सोचते, ये सोच रहे कि हम इस गद्दी में बैठे हैं तो हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि इनका 2047 का है, इनका 2047 का क्या, इनका तो 2147 तक का जीवन भर इनका जो है अपने पद पे रहने के लिए ये ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो कि इनको पूर्ण नहीं होगा, और उसको तोड़ेंगे हम लोग ही, क्योंकि हम जो है लगभग 90% है, और भागीदारी जिसकी जो है जितनी उतनी ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए। और हम हमेशा जो है हमेशा 24/7 जो है संगठन के लिए खड़े हैं। जय भारत, वंदे मातरम। भागीदारी मोर्चा के सभी पदाधिकारी, सभी को मैं राम राम करता हूँ। साथियों, सभी साथियों ने बहुत विस्तार से आप लोगों को अवगत करा दिया है। मैं 2-3 बातों में फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ, और ये देश जो है अब खोखला होता जा रहा है। मैं आपको हरियाणा सबसे समृद्ध देश मानते हो। जब से बीजेपी की सरकार आई है 1.5 लाख पीले कार्ड बन गए, वहां पर इतने लोग गरीब हो गए। मोदी की और बीजेपी की एक मंशा है, इस देश को 80% जनता को गरीब बना दो। सब राज के चक्कर में 5 किलो अनाज के पीछे लगे रहे। इस देश का, जैसे पुलवामा हो गया, ये होगा, अग्निवीर है, इस देश को खोखला किया जा रहा है। और ये भागीदारी मोर्चे ने जो मोर्चा उठाया है, ये एक राजगुरु सुखदेव और
भगत सिंह का मोर्चा है। जब तक इस देश में भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा तब तक ये देश नहीं बचेगा। ये देश बचेगा तो आप लोग बचोगे। ये देश खतरे में है, इस देश को बचा लो। मैं तो इतनी ही बात कहूंगा, ज्यादा सभी साथियों ने बता दिया है। इस देश को बचा लो, देश खतरे में। ये लोग आज किसी मंत्री को ये अधिकार नहीं है किसी आम आदमी से मिल जाए। मैं चाहता हूं पुलिस वाला खड़ा है, यही दे दो। किसी मंत्री को अधिकार नहीं है। ऐसी इमरजेंसी इस देश में है, ऐसी कभी नहीं होती। अंग्रेजों का शासन भी अच्छा था, वो भी लोगों की बात सुनते थे। लेकिन ये राज के अंदर आज पूरा दिल्ली चारों तरफ से सील कर दी गई है। किसान आ रहे हैं। किसान इस देश के अन्नदाता नहीं है क्या? किसान क्या इस देश, जिस दिन किसान, मैं कहता हूँ अपने मन से किसानों आह्वान करता हूँ कि 2 साल तक तो कोई भी अनाज पैदा मत करो, पता लग जाएगा सरकार को। सिर्फ इतना अनाज पैदा करो अपने घर के लिए, शादी रोक दो, कपड़े पहनने छोड़ दो। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग भी रहते थे, पत्ते बांध के रहो। लेकिन लोगों को ये करना पड़ेगा। अगर इस तानाशाह सरकार से छुटाना है तो लोगों ने ये करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बहुत समय हो गया आप लोगों का भी। मैं आगे की कार्रवाई के लिए भाई मनोज जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत साहब और मेरे पत्रकार भाइयों, दरअसल मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, मास कम्युनिकेशन का, भारतीय विद्या भवन का पहला बैच का छात्र हूँ 2000 में। और जैसा कि आपने कहा, बातें तो बहुत सारी सामने आ गई। तो दरवेश के ताल्लुक से आपको चंद लाइनों में हम अपने मिशन के बारे में शायद समझा पाए, क्योंकि सरकारों की बात मलिक साहब ने की, हमारे अंसारी साहब ने की, और लगभग सभी का एक ही मुद्दा है कि लोकतंत्र हमारे हाथ से फिसल चुका है और इसको कैसे वापस पकड़ना है, कैसे, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह, हरियाणा का चुनाव देखा, लोग जिताने के लिए कटिबद्ध थे, लेकिन विपक्ष ही गायब कर लिया गया, उन्हीं को ही इन्होंने अगवा कर लिया। तो जब आप विपक्ष तक को भी सामने खड़ा नहीं कर सकते तो बिना अब जनता के कोई हल नहीं है। तो उस पे लिखा है कि सत्ता में बैठे सुन लो तम, मैं हरियाणवी में कहूंगा कि सत्ता में बैठे सुन लो तम, हम टाटर बूट रुखाड़े से, लद के जमाने बहकाना, हम जन की चेतना आड़े से, हम जन की चेतना आड़े से, जनता या देख समझ रही, कोरी झूठ की बूंद पंजीरी ने, कैसे कैसे वायदे किए थे, कारगुजारी थारी देख रही, और फांस गड़ा की होरी से, करया मरा दिन रात गरीब की दशा कती नहीं सुधरी से, दिन उल्टे लिए लाग, अब लोग पलट मारेंगे सत्ता नुकरी ने, चाहे तगड़ी थूही हो थारी, हम दगड़ खूंटे आड़े से, सत्ता में बैठे सुन लो तुम, हम टाटर बूट रुखाड़े से। मैं आपको बता दूं कि 2013 में ये सफर शुरू हुआ अन्ना आंदोलन से, और दिल्ली की पूरी झाड़ू की कैंपेन दरवेश के नाम से लिखी गई, लेकिन वहां से भी निराशा। हमें आज जो भाइयों का दर्द निकल के आ रहा है कि उन्होंने भी सत्ता के भीतर रहने के लिए उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो भी एक किस्म से वहाँ श्री राम की करते हैं तो यहाँ हनुमान की। तो हम इसलिए नहीं लेके आए थे। तो आज मैंने उस समय भी कहा था कि ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इसमें क्षण क्षण के कारवां जुड़ेगा, और जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो खुद भी अलग होंगे या जनता उनको अलग करेगी। श्रीलंका में आपने देख लिया, बांग्लादेश में आपने देख लिया, और अब अगर जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ तो ये देश भी वही चीज देखेगा। मैं एक छंद और पढ़ दूं ताकि, क्योंकि लंबा समय नहीं लेंगे, कि भाई नेक इरादे जमीनी वादे पर भ्रष्टाचार सारे बाजाओ, किसान धर्म की नींव धरण हाथा में हाथा न बांधाओ,
36 भाईचारा इकट्ठा हो, मुक्कार भर के एक हो जाओ, बेईमाना तय पाछा छुड़ा, किसान का राज ग्राम स्वराज लाओ, दरवेश करा सच की खेती, हालात ने बदलन आड़े से, सत्ता में बैठे सुन लो तम, हम टाटर बूट रुखाड़े हैं, लद के जमाने बहकाना, हम जन की चेतना आड़े बढ़िया। और सबको धन्यवाद। कि 2014 की सरकार बनने के उपरांत सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन वो वादा जू का तू आज तक है। फिर 2014 के बाद उनकी सरकार बनी, 3 बार दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री को समस्त सफाई कर्मचारियों ने अपनी पूरी पुरजोर ताकत लगा करके 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बड़े अफसोस का विषय रहा कि आज तक वो कर्मचारी पक्के नहीं हुए। फिर माननीय पूर्व झूठे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई निगम में बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही, मेरी सरकार बना दीजिए। आज लगभग 2 वर्ष का समय बीतने वाला है और निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार समस्त सफाई कर्मचारियों ने बढ़ा करके दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दीपावली जैसे जो हमारा उपलक्ष्य आया था, अभी पर्व आया था, राष्ट्रीय पर्व, उस पर दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी साथियों के ना तो भुगतान किए गए, ना उनको सैलरी दी गई, ना उनको एरियर दिया गया, ना उनको बोनस दिया गया। और दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि दिल्ली के 64,000 सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हमने बोनस पहुंचा दिया, एरियर पहुंचा दिया और तमाम तरह के लाभांश हमने दे दिए, जैसा कि वास्तव में आज तक नहीं हुआ। अभी भी काफी जो हमारे जोन हैं, 12 जोन हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के, उनमें अभी तक भुगतान नहीं किया गया। तो इन सब समस्याओं को लेकर के, इस झूठी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के हम दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में 10 दिसंबर 2024 को समस्त जितनी भी हमारी यूनियन है और जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, उन सभी को लेकर के हम तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेंगे और बहुत जल्द वहीं से आगामी जो हमारे प्रोग्राम हैं उनकी घोषणाएं भी करेंगे। और दिल्ली के अंदर बहुत जल्द इस झूठी मुख्यमंत्री सरकार को, जितनी भी ये इनके मंत्री हैं, इन सबको घेरा जाएगा और इनसे सवाल का हमारे जवाब मांगा जाएगा कि 25 साल तक जो हमारे सफाई कर्मचारियों को उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है, आज हम मानसिक रूप से और जो पड़ताना हम सह रहे हैं, जो हम इंतजार कर रहे हैं कि हम कब पक्के होंगे और कब हमारा एक परिवार का जो हमारा लालन पालन है वो किस तरह से हम करेंगे। आज हमारे बच्चों का भविष्य जो खतरे में है, अंधकार में है, उसका सवाल का जवाब हम इन सभी जो हमारे जो दिल्ली के अंदर ये झूठे मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, इससे हम जल्दी लेंगे। और हम आज राष्ट्रीय भागीदारी जो मोर्चे की जो ये बैठक है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और दिल्ली की जनता को सूचित करने जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो 10 तारीख हमारे बीच में आने वाली 10 दिसंबर को, उसमें तमाम दिल्ली का सफाई कर्मचारी इकट्ठा होगा और आने वाले दौर में दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बहुत जल्द बिगाड़ दिया जाएगा अगर जो हमारे सफाई कर्मचारी की मांग डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। और हम बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे को समर्थन करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के एक साथ चलेंगे। धन्यवाद साथी। दिल्ली